जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप वर्मा स्वागत करता हूं करंट अफेयर की नई क्लास पर। आज है 2 सितंबर और हम लोग करंट अफेयर के कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनका डे वाइज नोट करते हैं तो डे वाइज नोट कर लिए, अगर आप मंथली वाइज नोट करना चाहते हैं तो मंथली वाइज नोट करिए। बट इनके नोट्स बना लेंगे तो लास्ट टाइम पे मोटी मोटी जो किताबें आती हैं 6 मंथ के लिए और वार्षिकी आती है कुछ किताबें, तो आपको नोट नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये जो करंट अफेयर है ये जो सभी एग्जाम्स के लिए, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा और एक जगह नोट कैटेगरी वाइज नोट करते जाइएगा कि जैसे जो क्वेश्चन जिस एरिया में बनना, अगर उस एरिया में नोट कर लेंगे तो आपके नोट्स एक तैयार होते जाएंगे और आपके पास आखिरी में बर्डन नहीं रहेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर जो लोग तैयार कर रहे हैं वो तैयार करते जाएं और हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई एक एक्सरसाइज जिसका नाम काजिंद है, भारत और किस देश के बीच में आयोजित की जाती है। तो काजिंद जो है, अगर इसका देखें यहाँ पर का, यानी इसको कह सकते हैं कजाकिस्तान, कजाकिस्तान प्लस इंडिया के बीच में खेली जाती है, की जाती है। तो कजाकिस्तान यानी काजिंद, कजाकिस्तान और इंडिया, जो इसका सही जवाब होगा वो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में काजिंद की एक्सरसाइज होती है। तो अगर कभी भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये जो युद्ध एक्सरसाइज है, जो वॉर एक्सरसाइज है, ये कभी कभी दो देशों के नाम पे या सिर्फ पूछ लिया जाएगा काजिंद किस किन देशों के बीच में की जाती है, तो काजिंद इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में की जाती है। उसको हम लोग जो है देखते हैं। अगर कहा जाए एक्सरसाइज काजिंद जो है उसका जो 8वां संस्करण है, 30 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर 2024 तक 2025 तक ओली उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। यह भारत कजाकिस्तान के बीच में एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और भारतीय पक्ष में प्रतिनिधित्व कौन करेगा, कुमाऊं रेजिमेंट करेगा और भारतीय वायुसेना की 120 जो है कर्मियों द्वारा इसका जो है आयोजन किया जाएगा। कजाकिस्तान की टुकड़ी की भूमि सेना यानी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, एयरबोर्न असॉल्ट ट्रूपर शामिल होंगे। यानी यहाँ से अगर कहा जाए कुमाऊं रेजिमेंट शामिल होगी और 120 कर्मी शामिल होंगे। यहाँ पर कजाकिस्तान की इंडियन आर्मी, कजाकिस्तान की जो आर्मी है वो शामिल होगी। इस अभ्यास का उद्देश्य जो है वो अर्ध शहरी और पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है। ठीक है, इसका उद्देश्य भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उद्देश्य याद रखिएगा, शहरी और पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकवाद और विरोधियों के लिए संयुक्त सैन्य क्षमताओं का बढ़ाना। यह इंटरऑपरेबिलिटी सामरिक अभ्यास और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर केंद्रित है ताकि रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती किया जा सके। यानी ये जो है दो देशों के बीच में जो है मजबूती को क्लेरिफाई करती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया हाल ही में किस देश ने ताइवान के खिलाफ एनाकोंडा रणनीति का उपयोग किया है। तो ऐसे कुछ जो चीजें जो करती है उल्टी सीधी चीजें, वो एक ही देश करता है, वो चीन करता है। अब इसने किया क्या है, क्यों इसको एनाकोंडा रणनीति के बारे में नाम दिया गया, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। किया है कि ताइवान का नौसेना का दावा है कि चीन सेना द्वीप के खिलाफ एनाकोंडा रणनीति का उपयोग कर रही है। एनाकोंडा रणनीति के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। यह रणनीति यूनियन जनरल विनफील्ड स्कॉट और गृह युद्ध योजना से प्रेरित है, जो दुश्मन को एनाकोंडा की तरह घेरने का प्रयास करती है। यानी अगर कोई एनाकोंडा क्या होता है, पहले उसको चारों तरफ से घेरता है, फिर उसको कसना शुरू कर देता है। जब कसना शुरू कर देता है तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। वही रणनीति जो है वो चाइना अपना रहा है। क्या है कि चीन का लक्ष्य है कि ताइवान को आर्थिक और सैन्य रूप से, अगर ये कहा जाए आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से अलग थलग करना, जिसमें सैन्य अभ्यास की गतिविधियां जो है मनोवैज्ञानिक रणनीतियां और साइबर युद्ध में शामिल है। यानी उसको डायरेक्ट हमला भी ना करना पड़े और वो पूरा का पूरा कमजोर हो जाए। यानी कह सकते हैं इसका उद्देश्य यह है कि बिना प्रत्यक्ष आक्रमण के, यानी सामने जाए बिना, ताइवान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना। यानी ये उसका रणनीति है, ताइवान को बिना प्रत्यक्ष आक्रमण के इसको मजबूर कर देना कि अपना आत्मसमर्पण कर दे। ठीक है, तो जो अगर कह सकते हैं एनाकोंडा रणनीति ताइवान के साथ कौन अपना रहा है, तो चाइना अपना रहा है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या दिया है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है, हाल ही में भारतीय स्कीमर पक्षी तेलंगाना के किस बांध में देखे गए हैं, जो राज्य के लिए पहली बार देखे गए हैं। तो यानी जो भारतीय स्कीमर पक्षी हैं
वो तेलंगाना में कहाँ पर देखे गए हैं या किस बांध पर देखे गए हैं? तो लोअर मनेर बांध है, यहाँ पर ये जो पक्षी देखे गए हैं। अब इन पक्षियों के बारे में हम लोग देखते हैं। पक्षियों के बारे में दिया गया है कि हाल ही में 150 से 200 दुर्लभ भारतीय स्कीमर पक्षी तेलंगाना के मनेर जो बांध है वहां पर देखे गए हैं, जो इस क्षेत्र के लिए पहली बार है, यानी इस क्षेत्र में पहली बार देखे गए। क्यों, उसके बारे में भी देखेंगे। भारतीय स्कीमर दक्षिण एशिया का मूल निवासी है, यानी साउथ एशिया में रहता है। यह लॉरिडे परिवार का है, रिकोन्स वंश से संबंधित है। अब इसका जो वैज्ञानिक नाम है रिकोन्स, यानी अल्बिकोलिस है। यह मछली पकड़ने के लिए पानी के ऊपर उड़ान भरते समय भरने का भोजन करता है, यानी जो है मछली पकड़ने के लिए पानी के ऊपर उड़ान भरते हुए भोजन करता है। यह पक्षी मुख्य रूप से भारत कहाँ पाया जाता है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में पाया जाता है, जबकि कुछ जनसंख्या में नेपाल में भी पाया जाता है और म्यांमार में भी पाया जाता है। यह बड़े रेतीले मैदानों और झील के मुहानों पर पसंद करता है और इसकी अनुमानित अगर हम लोग संख्या देखें तो 2450 से लेकर के 2900 तक के बीच में है। तो ये जो प्रजाति है ये साउथ एशिया में ही पाई जाती है, खासकर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और कुछ हिस्सों में नेपाल में पाई जाती है। भारतीय स्कीमर का ऊपरी हिस्सा काला होता है, निचला हिस्सा सफेद होता है और चोंच लंबी नारंगी होती है। इसका संरक्षण IUCN द्वारा संकटग्रस्त रूप से वर्गीकृत किया गया है, यानी ये जो प्रजाति है वो संकटग्रस्त प्रजाति है। ठीक है, तो कहाँ पर पाया गया है? जो आंध्र प्रदेश का जो यह कह सकते हैं लोअर मनेर बांध है, वहां पर ये पाया गया है, देखा गया है लास्ट में। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि हाल ही में कर्नाटक के किस घास मैदान को संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो अगर ये देखा जाए कि कर्नाटक में जो हेसरघट्टा घास का मैदान है इसको जो है संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया गया है। अब क्यों घोषित किया गया है या इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कर्नाटक राज्य के वन्य जीव बोर्ड ने हाल ही में हेसरघट्टा घास के मैदान को ग्रेटर हेसरघट्टा घास मैदान संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। क्यों? यह निर्णय बेंगलुरु में शहरी निवास विकास के बीच में हरित स्थानों की रक्षा के लिए किया गया है। इसका जो एरिया दिया गया 5010 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें झीलें और वन भी शामिल है। कई इसमें झीलें और वन भी है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण की लंबे समय से चली आ रही मांगों को संबोधित करता है और 2021 के प्रस्ताव को अस्वीकृत के बाद में हाईकोर्ट के निर्देशानुसार पुनर्विचार किया गया है और इसको संरक्षित घोषित कर दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हसरघट्टा जो है वो आंध्र प्रदेश कर्नाटक का जो है घास का मैदान है जिसको संरक्षित घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है। मूड बिद्री आयोजित 14वीं द्विवार्षिक झील सम्मेलन का विषय जो सम्मेलन होते हैं, तो विषय जो है नोट कर लीजिएगा इस टाइप के, अगर कहीं पर देखने को मिलते हैं तो इसका होगा मानव कल्याण के लिए आर्द्रभूमि। यह इसका विषय है। किसका विषय है? मूड बिद्री आयोजित 14वीं द्विवार्षिक झील सम्मेलन का। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। क्या है कि द्विवार्षिक झील सम्मेलन 17 से 20 अक्टूबर 2025 तक कर्नाटक में मूड बिद्री में आयोजित की जाएगी। इसका विषय जो है 2024 मानव कल्याण के लिए आर्द्रभूमि है। इसे सरकार से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 के तहत पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील पंचायतों की अधिसूचना का आह्वान ताकि परिस्थितियों को तंत्र स्वास्थ्य में सुधार हो सके। सम्मेलन में जैव विविधता अधिनियम 2002, ये जो साल कभी कभी डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं कि जैव विविधता अधिनियम का पारित हुआ था 2002 में, के बाद में अधिकांश ग्राम पंचायतों में जैव विविधता प्रबंधन समितियों का अप्रभाविता को उजागर करता है, यानी इनएक्टिव रहे हैं। और क्या सकते हैं, इसने राज्य में जैव विविधता बोर्डों को चरणबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से इन समितियों की निगरानी के लिए जिला पंचायतों द्वारा सिफारिश की है ताकि परिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ और संसाधन प्रबंधन में सुधार हो सके। तो अगर इसकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि जो इनका जो मेन जो है वो विषय यही है, मानव कल्याण के लिए आर्द्रभूमि यानी ऐसी दलदली भूमि जो लोगों के लिए उपजाऊ जो यूजफुल हो, और आर्द्रभूमि जो है बहुत कह सकते हैं कि हार्ड टाइप का होता है अर्थ का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर करने के लिए दीपम 2.0 जो है वो योजना शुरू की है। ठीक है, दीपम 2.0 जो योजना है वो आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं
क्या दिया गया है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने श्रीकाकुलम जिले के सुपर 6 प्रॉमिसेस पहल के तहत दीपम 2.0 योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य के बारे में देखते हैं। पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करना, उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार करना, यह पहल जीवन स्तर को सुधारने और घरों को स्वच्छ खाना पकाने और ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रयास है। ठीक है, क्या कह सकते हैं, जीवन स्तर सुधारने में, स्वच्छ खाना पकाने में और ऊर्जा को बढ़ावा देने में यह व्यापक प्रयास है, जिससे स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार होता है। ठीक है, दीपम 2.0 में योजना में महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है, तो इनको वित्तीय सहायता भी मिलेगी, जो कि वित्तीय बोझ को कम करने और पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों पर निर्भरता घटाने का लक्ष्य रखती है। अंततः राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है ये वाली दीपम 2.0, यानी इसमें कुछ सरकार जो है वो महिलाओं को पैसा देगी ताकि उनका जो ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे अगर कह सकते हैं कि चूल्हे पे जो खाना बनाते हैं उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं वुमेन्स को, तो वो सब सारी चीजें कम होंगी। इसके लिए फ्री सिलेंडर 2.0 कौन सा राज्य स्टार्ट किया है, आंध्र प्रदेश ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या दिया है कि किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना का शुरू किया है? रक्षा मंत्रालय ने नहीं, कृषि मंत्रालय ने, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह पहल शुरू की है। कौन सी? डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, तो किसने शुरू किया? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या दिया है कि भारतीय भूजल प्रबंधन और सुधार के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो जो पोर्टल का जो भूजल प्रबंधन को सुधार के लिए जो पोर्टल शुरू हुआ है वो भूनीर करके एक पोर्टल है, वो शुरू किया गया है। इसमें जो है सारी चीजें जो वाटर लेवल को सही करेंगे। अगले प्रश्न चलते हैं। क्या दिया गया? हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां जो है वो सदस्य बना है? ठीक है, तो आर्मेनिया जो है वो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य बना है, जिसका नाम आर्मेनिया है। आर्मेनिया देश जो 104वां देश बना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या दिया गया है कि हाल ही में तटीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह और पोत जो है वो बंदरगाह और पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया है या पेश किया गया है? तो जो ये किया गया है तटीय व्यापार और परिवहन विधेयक 2024 पारित हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्या दिया गया है कि बंदरगाह और पोत परिवहन जल मंत्रालय ने तटीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और वाणिज्यिक जरूरतों के लिए भारतीय ध्वज वाले जहाजों को प्राथमिकता देने के लिए तटीय शिपिंग विधेयक 2024 पेश किया है। अब हुआ क्या है, तटीय शिपिंग जो भारत की 75,017 किलोमीटर की तटरेखा कवर करती है, ऊर्जा कुशल और लागत प्रभावी है, सड़क रेल नेटवर्क में दबाव कम करती है। ठीक है, जो तटीय वाली होती है, कब किसमें? रेल नेटवर्क और सड़क जो ट्रैफिक होता है उसको कम करता है। कोस्टिंग वेसल्स एक्ट 1838, ये जो एक्ट जो कभी कभी दिए गए होते हैं आप लोग लिख लिया अगर ये अलग से, क्योंकि ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है। कोस्टिंग वेसल एक्ट 1838 और मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 जैसे पुराने कानूनों में इस क्षेत्र को विनियमित करने और एक रूपता की कमी थी। प्रमुख बदलावों में भारतीय पोतों के लिए सामान्य व्यापार लाइसेंस हटाना, एक राष्ट्रीय तटीय शिपिंग बोर्ड डेटाबेस बनाना और एक तकनीकी विकास योजना को अनिवार्य रूप से शामिल करना, ये इसके कुछ मानक थे। विधेयक पर्यावरण मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है और अंतर्देशीय मतलब देश और विदेश और दूसरे अंतर्देशीय पोत भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और रोजगार सृजन और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर भी देता है। तो अगर इस प्रश्न का सही अगर हम लोग जवाब देखें तो ये जो तटीय और परिवहन विधेयक 2024 है इसको पारित किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या दिया गया है? अगले प्रश्न में दिया गया है कि ग्लोबल रिस्क इंडेक्स, अगर इसकी बात करते हैं, ग्लोबल रिस्क इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है? तो अगर हम इसको बात करें कि किस संगठन ने जारी की है, तो विश्व आर्थिक मंच जो है उसने जो है ये रिपोर्ट जारी की है। अब यहाँ पर इसकी बात करें कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ठीक है, विश्व आर्थिक जो मंच जो है विश्व आर्थिक मंच में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की है जो पहली बार 2006 में आई थी। अगर ये पूछ लेता है कि जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो पहली बार कब प्रकाशित हुई थी 2006 में, और इसने चरम मौसम को
चरम मौसम को पर्यावरणीय जोखिम रूप से श्रेणीबद्ध किया है। 2024 और 25 की रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे यानी GRPS पर आधारित है। अल्पकालिक 1 या 2 वर्ष के लिए या दीर्घकालिक 10 वर्ष की अवधि के लिए जोखिमों का आकलन करती है, या तो छोटे 1 से 2 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए भी इसका जो है वो आकलन करती है कि कितना जोखिम हो सकता है। ठीक है, अल्पकालिक जोखिमों को गलत जानकारी, चरम मौसम घटनाएं या राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष शामिल है। दीर्घकालीन जोखिमों की बात करें तो अगर इसमें चरम मौसम घटनाएं और जैव विविधता की हानि क्या होगी, पारिस्थितिकी तंत्र का पतन किस प्रकार होगा और महत्वपूर्ण पृथ्वी प्रणाली परिवर्तन शामिल है, यानी पृथ्वी पर क्या क्या परिवर्तन हो जाएगा कब, 10 सालों में। 4 प्रमुख क्षेत्रों में जो वैश्विक जोखिमों को आकार देते हैं वे अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर यह है 4 तकनीकी, भू राजनीतिक, जलवायु और जनसांख्यिकी हैं। ये 4 जो है वो वैश्विक जोखिम है। कौन कौन से? तकनीकी, भू रणनीति और जलवायु और जनसांख्यिकी, इनको जिनके बढ़ने की संभावना है। और रिपोर्ट अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों जैसे ब्लैक कार्बन, मीथेन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन को संबोधित करने पर जोर देती है। यानी जो रिपोर्ट है ये इसमें जो है वो दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों है। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो जारी करता है वो विश्व आर्थिक मंच जो है उसने जारी किया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या दिया है जी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व यानी सीआरपी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपी का महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जिन्हें सीआरपीएफ का जो महानिदेशक के रूप में चुना गया है। अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है कि असम पुलिस के प्रमुख ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो असम पुलिस के जो है वो प्रमुख है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। गृह मंत्रालय के अधीन भारत के प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। इसका काम क्या है? गृह मंत्रालय के अधीन भारत के प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल यानी जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस है उसको सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर सीआरपीएफ की तो हुई थी 1939 में। रियासतों और राजनीतिक अशांति के दौरान क्राउन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पुलिस के रूप में किया गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में। ठीक है, अगर कभी प्रश्न पूछ लेता है तो सीआरपीएफ के जो महानिदेशक जो चुने गए हैं वो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी चुने गए हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में देखा है गैम्बूसिया एफिन्स, जो खबरों में देखा गया है, किस प्रजाति से संबंधित है? तो गैम्बूसिया एफिन्स जो है वो मच्छर मछली जैसी दिखती है और मच्छर मछली उसकी प्रजाति है। उसके बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा बहुत कि मच्छर मछली जो है वो क्या है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मच्छरों के नियंत्रण के लिए गैम्बूसिया एफिन और पैलिसिया रेटिकुलेटा यानी गप्पी का उपयोग केंद्र सरकार और से जवाब मांगा है। यानी इसको मच्छरों की जो है, ये देखो, इन मछलियों को मच्छर के नियंत्रण के लिए भारत सरकार के कई राज्यों में छोड़ा गया है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र चिंताएं बढ़ गई है। ठीक है, ये जो है वो नुकसानदेह भी है। क्यों? गैम्बूसिया एफिस दक्षिणीय पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी हैं और इसे 1 सदी से अधिक समय वैश्विक स्तर पर उपयोग किया गया है। IUCN ने पारिस्थितिक तंत्र पर इसके प्रभाव के कारण 1000 से 100 सबसे खराब आक्रामक प्रजातियों में सूचीबद्ध किया गया है। यानी ये बहुत ज्यादा 100 में अगर टॉप 100 में है, उसको ऐड किया गया है। क्या है? आक्रामक प्रजाति की जो है मछलियां। पोसेलिया रेटिकुलाटा एक गैर प्रवासी मछली है जो दक्षिण अमेरिका से आती है और यह स्थानीय प्रजातियों के लिए खतरा पैदा कर देती है। तो ये मच्छरों को जनसंख्या को कम करने के लिए किया था, बट उसके जो है वो पारिस्थितिक चिंताएं जो है वो बढ़ा रही है। ठीक है, ये क्योंकि ये खबरों में इसलिए क्वेश्चन बनता है। जो खबरों में रहता है उन्हीं से ही करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है। क्या लिखा है? कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर चुका है? सफलतापूर्वक जो है वो प्रदर्शन कर चुका है। किसमें? अंतरिक्ष में। ठीक है, अंतरिक्ष में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण करना, यानी अगर हम कह सकते हैं तो चाइना ने ये सब किया हुआ है, यानी प्रूफ करके दिखाया है, सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर चुका है। कहां पर? अंतरिक्ष में। किसका? कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं क्या दिया है कि अंतरिक्ष में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का सफलतापूर्वक प्रदर्शन चीन ने किया है, जिससे अपने तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन में सोनझाओ 19
मिशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन के लिए घटक यानी एथिलीन में बदल दिया है, बदल के दिखाया है। इस तकनीक ने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ऑक्सीजन और एथिलीन यानी में परिवर्तन किया है, जो अंतरिक्ष में जीवन समर्थन और मिशनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यानी आगे हम लोग जो है वहां पर जो जीवन की है उसकी उम्मीद कर सकते हैं, या भविष्य में मंगल जैसे ग्रहों पर मानव मिशनों का समर्थन करने के लिए की क्षमता रखता है। यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन बनने लगेगी तो आप अंतरिक्ष में जाकर के मानव मिशन जो है वो सक्सेसफुली कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हेल्प पहुंचाने में बहुत समय लगता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्या है कि सन 2025 में 17वीं राष्ट्रीय नदी राफ्टिंग चैंपियनशिप यानी राष्ट्रीय नदी राफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये जो मेजबानी है वो हिमाचल प्रदेश करेगा। अब हम लोग देखते हैं नदी राफ्टिंग चैंपियनशिप जो है 2025 की 25 की 17वीं राष्ट्रीय नदी राफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी जो है वो हिमाचल प्रदेश करेगा, जो कुल्लू के पिरडी राफ्टिंग केंद्र में 20 से 25 मार्च तक आयोजित की जाएगी। यह चैंपियनशिप भारतीय राफ्टिंग फाउंडेशन द्वारा यानी किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय फाउंडेशन के द्वारा हिमाचल प्रदेश राफ्टिंग एसोसिएशन के साथ मिल करके, कौन कौन? भारतीय राफ्टिंग फाउंडेशन और हिमाचल प्रदेश राफ्टिंग एसोसिएशन के साथ मिल करके आयोजित की जा रही है। अगले प्रश्न में देखेंगे, हम लोग दिया गया है कि मेमोरी लीग्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 यानी मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 के विजेता कौन है? अगर इनकी बात करें तो ये विश्वराज कुमार है, इन्होंने मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। अब मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप में किया गया है इन्होंने, उसके बारे में देखते हैं। 20 वर्षीय छात्र विश्वराज कुमार ने मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2025 को जीता है। उन्होंने 80 रैंडम नंबर्स 13.5 सेकेंड और 30 इमेज 8.4 सेकेंड में, ये कभी नंबर्स भी याद देख लीजिएगा, कहीं पे पूछ सकता है। यानी 80 रैंडम नंबर 13.5 सेकेंड में और 30 इमेज 8.4 सेकेंड में याद किया है। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप एक उच्च स्तरीय ऑनलाइन मेमोरी प्रतियोगिता है। राजकुमार जो 5000 स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहे, पुडुचेरी के मनाकुला विनायर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। वे मेमोरी और स्पष्टता में सुधार के लिए हाइड्रेशन को श्रेय देते हैं। उनका लक्ष्य मेमोरी ट्रेनर बनना है और भारत में एक मेमोरी संस्थान की स्थापना करना, ये उनका लक्ष्य है। किसका? जो विजेता रहे हैं विश्वराज कुमार, ये जो है इनका सपना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हाल ही में जो महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य को क्यों चर्चा में रहा, तो जो महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो गोवा में स्थित है। कुछ क्वेश्चन है जो आपको करंट अफेयर के थे, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको अगर अच्छे लग रहे हो तो उनको नोट करते जाइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।